स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि पहली फॉल्ट लाइन कौन सी है, सेकंड फॉल्ट लाइन कौन सी है, सेकंड अप्रोच कौन सी होती है। सेकंड इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। What is this incremental approach? It is called n+1 approach. इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब है 1 by 1। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो टूल्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस जनरेशन ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर में, जिसको हम एब्रिविएशन में कहते हैं जीएमडब्ल्यू। जीएमडब्ल्यू आपको हर जगह यूज होते हुए नजर आएगा। जीएमडब्ल्यू, जनरेशन ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। जो टूल्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सिविलियंस भी हो सकते हैं, वो कॉम्बेटेंट्स भी हो सकते हैं। जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर फोकस है हमारा। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या किया जाता है? इंक्रीमेंटल अप्रोच में सबसे पहले टारगेट किया जाएगा इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल के माइंड को चेंज करना है, इंडिविजुअल का परसेप्शन चेंज करना है। इंडिविजुअल का जब परसेप्शन चेंज होगा, अब देखें एक वो जो जनरल मिसाल है कि ये पॉन्ड है, इसमें अगर एक फिश खराब है तो इस पूरे लेक में जितने भी फिश हैं उन सबको ये खराब कर सकती है। इसी तरह से अगर एक कार्टून है, एक बॉक्स है, उसमें अगर एक ऑरेंज खराब है तो सारे ऑरेंजेस खराब हो सकते हैं, रिस्क है ये। इसी तरह से पहले एक इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट करना है, एक इंडिविजुअल के परसेप्शन को चेंज करना है, एक इंडिविजुअल के माइंड को चेंज करना है। जब आपने एक इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट कर लिया तो इंडिविजुअल के बाद अब ये इंडिविजुअल जाएगा बाहर। सबसे पहले ये स्टार्ट करेगा फैमिली से, फैमिली के बाद सोसाइटी, सोसाइटी के बाद स्टेट। सो इसलिए सबसे पहले इंडिविजुअल को करप्ट किया जाएगा, फिर ये इंडिविजुअल फैमिली को करप्ट करेगा, उसके बाद ये सोसाइटी को करप्ट करेगा, देन ये स्टेट को भी करप्ट करता है। दिस इज हाउ इंक्रीमेंटल अप्रोच वर्क्स, कि आप पहले एक इंडिविजुअल को टारगेट करें, फिर उसको करप्ट करें आप, देन वो अपना काम खुद से स्टार्ट कर देगा। आप एक सिंपल सा मिसाल देख लें। XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, एक इंडिविजुअल है, वो सपोर्ट करता है ब्लाइंडली XYZ पार्टी को, क्योंकि उसके साथ आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है। इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्लोगन्स लगाए कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन इस पार्टी के साथ क्योंकि आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है, देयरफॉर आई एम फॉलोइंग दिस पार्टी ब्लाइंडली, रेस्पेक्टिव के इसने काम अच्छा किया नहीं किया, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है नहीं है, इसने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया नहीं किया, पॉवर्टी एलिवेट की नहीं की, मैनिफेस्टो में जो बातें थी वो अचीव हुई नहीं हुई, कंट्री के वेलफेयर में काम हुआ नहीं हुआ, रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई काम हुआ नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी कोई आई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, पता नहीं। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो लूटे, इससे बेहतर है कि यही लूट ले। अब ये आइडियाज हैं इस इंडिविजुअल के, दीज आर द करप्ट आइडियाज। अब यही बाहर जाएगा दोस्तों में, वहां पे भी अपने इसी आइडियाज को, इन्हीं आइडियाज को इम्पोज करेगा। एक ना एक तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा ना इसकी बातों से, फिर वहां से जो इन्फ्लुएंस हुए वो आगे जाएंगे। तो इस तरह से पूरी सोसाइटी को करप्ट किया जाता है। अब सिंपल सा एक रिसेंट जो एग्जांपल है वो देख लें। सेमीफाइनल से हम बाहर हो गए, अब दो ओपिनियंस लोगों के बन गए। एक वो हैं जो हसन को अपोज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक वो हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक वो हैं जिनका थर्ड नैरेटिव है, एक वो हैं जिनको पता ही नहीं है मेरी तरह कि क्या हो रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से भी परसेप्शंस फॉर्म हो रही हैं।
एक जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो नेगेटिव परसेप्शन फॉर्म हो रहा है, एक जो सपोर्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव परसेप्शन, पॉजिटिव इमेज हो रही है। कुछ लोग हैं न्यूट्रल हैं जो कि न्यूट्रली बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि शाइन को कह रहे हैं कि इसको भी ब्लेम किया जाए क्योंकि 3 छक्के तो भाई साहब को ही लगे हैं, और कैच ड्रॉप होने का मकसद ये नहीं है कि अब आप 3 छक्के दे दो। कुछ लोग ये कह रहे हैं, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। तो यहां से ही परसेप्शन फॉर्म होती हैं, परसेप्शन शेप हो रहे हैं। इसी तरह से स्टेट्स भी ऐसा ही करती हैं। अब ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं ये सारी थ्योरेटिकल नेचर थी। अब आएंगे हम प्रैक्टिकल पे। अब आपको असल में पता चलेगा कि ये जो मैंने सारी बातें की हैं इनका मकसद क्या था, इनको हम कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करेंगे, इनको हम पेपर में कैसे लेकर आएंगे। अब आप देखेंगे प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की या फिर इस हाइब्रिड वॉरफेयर की, जिसको हम ग्रे जोन भी कहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है अब लेक्चर का, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस लेक्चर का। हाउ पाकिस्तान कैन कॉम्बैट फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सक्सेसफुली। इज देयर एनी वे दैट पाकिस्तान कैन फाइट अगेंस्ट दिस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लड़ी क्यों जाती है, हाइब्रिड वॉरफेयर की आखिर जरूरत क्यों है? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज कन्वेंशनल वॉर्स आर टू कॉस्टली। कन्वेंशनल वॉर्स आर टू कॉस्टली, देयरफॉर नॉन कन्वेंशनल पे आप आ जाएं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे आ जाएं। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, एफर्ट्स भी ज्यादा नहीं लगती। देयरफॉर इट इज बेटर कि आप इन्वॉल्व हो जाएं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में, हाइब्रिड वॉरफेयर में, मॉडर्न वॉरफेयर में, और कन्वेंशनल को अवॉइड करें। अब आते हैं पाकिस्तान कैसे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अगेंस्ट सक्सेसफुली फाइट कर सकता है। सॉल्यूशंस पे आने से पहले हमें यह देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो भी रही है या नहीं। क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा हो भी रहा है या नहीं। क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई हाइब्रिड वॉरफेयर है भी या नहीं। वेदर पाकिस्तान इज लूजिंग इट और पाकिस्तान इज विनिंग इट, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन ईयू डिसइंफो लैब। दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी समरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये आपने लाजमी पढ़नी है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल था, टाइटल वाज इंडियन क्रॉनिकल्स। इस रिपोर्ट में एक्चुअली हुआ क्या, दिस रिपोर्ट एक्चुअली found or identified the network of disinfo and propaganda against Pakistan at the global level. This report, the report's name is EU Disinfo Lab. इसका टाइटल है इंडियन क्रॉनिकल्स। इस रिपोर्ट के अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ग्लोबल लेवल पे एक डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है और ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हो रहा है। It identified the network of disinformation and propaganda against Pakistan at the global level. इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें फाइंड आउट हुई, कौन कौन सी चीजें इस रिपोर्ट में सामने आई, फीचर्स को देखते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा करने वाली कंट्री है उस कंट्री का नाम है भाई साहब इंडिया, यू ऑल नो दैट। अब देखें कंट्री के पेशेंट्स को, पाकिस्तान के नहीं इंडिया के पेशेंट्स को, और देखें कितने टाइम से ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में इन्वॉल्व है। आज से 15 साल पहले इंडिया ने डिसइंफो एंड प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स। 2005 में ये सब कुछ स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट 116 कंट्रीज में ये स्प्रेड हुआ है।
116 कंट्रीज में प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, 500 प्लस न्यूज आउटलेट्स, फेक न्यूज आउटलेट्स बनाई गई 500 से ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, 90 प्लस कहां गया, 90 प्लस एनजीओ इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जिनका काम क्या है, फेक न्यूज स्प्रेड करना, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, प्रोपेगेंडा करना, ये काम है। इवन इन्होंने ये यूएन के अंदर और यूरोपियन यूनियन में भी किया। अब इससे हुआ क्या, यूएन और यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या हुआ, इट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड their decision making, their policy making. इसने एक्चुअली यूएन और यूरोपियन यूनियन के भी डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया। अब इंडिया 15 साल से प्रोपेगेंडा कर रहा है 116 कंट्रीज में, यूएन में, यूरोपियन यूनियन में 193 कंट्रीज हैं, जिसमें से 116 कंट्रीज में फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, प्रोपेगेंडा स्प्रेड हो रहा है। 500 से ज्यादा फेक न्यूज आउटलेट्स बनाएंगे, जिनमें से एक नाम सामने भी आया है। हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर पूरी कोशिश की गई कि ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाए इन चीजों को। इस न्यूज का नाम है ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट फेक न्यूज को स्प्रेड करना है। अब इससे हुआ क्या, कैन यू सी के कितना बड़ा एक नेटवर्क बनाया गया, कितना बड़ा एक सेटअप बनाया जाता है, कितने रिसोर्सेज इसमें यूज हुए हैं, कितना पैसा लगा होगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इससे हुआ क्या, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, सबसे पहले पाकिस्तान की इमेज ग्लोबल लेवल पे खत्म, इमेज को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान को ऐसे देखा जाता है जैसे अफगानिस्तान हो, वुमन यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है, यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, एजुकेशन नाम की सिर्फ एजुकेशन है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में है इन्वॉल्व। पाकिस्तान की इमेज को ग्लोबल लेवल पे खत्म कर दिया गया, इमेज हमारी बिल्कुल खराब हो गई, खत्म हो गई। अब जब हमारी इमेज ही ग्लोबल लेवल पे ठीक नहीं है, तो फिर हम कैसे कुछ कर सकते हैं, कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं, कैसे ग्लोबल कम्युनिटी के साथ कोऑपरेट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हम यूएन में जाते हैं, यूएन में जाके कहते हैं कि भाई ये कश्मीर में इंडिया इन्वॉल्व है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। यूएन कहते हैं हाँ मालूम है, ये कश्मीर में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, आप इन्वॉल्व हैं। हम जाते हैं कि भाई हम जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, ये इंडिया इन्वॉल्व है, हम टेररिस्ट को सेंचुरीज नहीं देते, ये इंडिया देता है। पाकिस्तान में कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स नहीं चल रहे, इंडिया के अंदर इतने चल रहे हैं। तो जवाब आता है, पता है हमें कि कौन टेररिज्म को स्प्रेड करता है। हम जाते हैं कश्मीरियों के राइट के लिए, पहले अपने राइट्स को जाके देखो, तो पता है तुम क्या कर रहे हो, हमें हमें पता है सब। टेररिज्म को भी आप स्प्रेड करते हो, सेंचुरीज भी आप देते हो, एक्सट्रीमिज्म भी आपके पास है, झूठ भी आप बोलते हैं, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी आप करते हैं। इंडिया तो कुछ भी नहीं करता। यू कैन
इमेजिन द इम्पैक्ट के 90 प्लस एनजीओ ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं। 500 से ज्यादा फेक न्यूज आउटलेट्स बनाई जाती हैं जिनका काम क्या है 116 कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करना अगेंस्ट पाकिस्तान। बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके ऊपर पोस्टर्स लगे हुए हैं बलूचिस्तान को लेकर। ग्लोबल लेवल पे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि बलूचिस्तान इज ट्राइंग टू सीक हेल्प फ्रॉम इंडिया, दे वांट गेट सेपरेशन, वो पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहते हैं। इमेज को खराब कर दिया गया। एज अ रिजल्ट वी आर एन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। भाई हम टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं करते, ये इंडिया करता है, हमें पता है कि कौन करता है। एज अ रिजल्ट देयर इज नो एफडीआई। इकोनॉमी हमारी क्राइसिस में है, पता नहीं कब क्राइसिस खत्म होंगे, कोई एफडीआई नहीं आएगी। एज अ रिजल्ट नो टूरिज्म। जब टूरिस्ट को लगेगा कि भाई यहाँ पर तो इतने ज्यादा मसाइल हैं, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, कंडीसिव एनवायरनमेंट है ही नहीं, जब यहाँ पर उनको लगे कि भाई यहाँ पे तो एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, रेडिकलाइज्ड हैं, कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं है, कहीं पे भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, तो टूरिज्म के लिए लोग क्यों आएंगे। हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं स्टैगरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ये ऐसे क्राइसिस हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। हमेशा ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस ही खत्म नहीं होते। कभी एफडीआई नहीं आ रही, कभी टूरिज्म नहीं है। रेमिटेंसेस के ऊपर कंट्रीज रिलाई नहीं कर सकती। रेमिटेंसेस सोली आपके इकोनॉमिक वॉर्स को खत्म नहीं कर सकती। इंस्टेड लोकल लेवल पे आपने काम करना है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। बिजली का यूनिट इतना महंगा पड़ेगा, वो भी कमर्शियल लेवल पे आपको इतना महंगा यूनिट पड़ेगा, फ्यूल की प्राइसेस इतनी ज्यादा होंगी, तो इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, वो शट डाउन करेंगी खुद को। तो इस तरह से हर जगह पे मसले है ना। बस इकोनॉमी तो पाकिस्तान की बस अल्लाह ही मालिक है। हमारी ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी, भाई फेल फेल हो गई ग्लोबल लेवल पे हमारी डिप्लोमेसी। नो वन इज रेडी टू लिसन अस। हम कुछ भी कहें कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एवरीवन इज सपोर्टिंग इंडिया। क्यों? क्योंकि भाई जब आप 15 सालों से एक फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान की इमेज को सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल लेवल पे खराब शो करने के लिए, तो अब सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपकी बात तो नहीं मानी जाएगी। लोग तो वही बिलीव करेंगे जो उनको दिखाया गया। पाकिस्तान की इमेज को तो खराब किया गया। अब पाकिस्तान की ना डिप्लोमेसी इफेक्टिव है और ना ही हमारे पास टूरिज्म है। हम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट के अंदर हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता, ओआईसी कंट्रीज भी नहीं सुनती। तो ये पूरा इम्पैक्ट है इस डिसइंफॉर्मेशन का, इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक खतरनाक टूल है जिसको किसी भी कंट्री के अगेंस्ट यूज करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान का रेस्पॉन्स क्या था? अगेन पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने यही कहा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे यूएन वगैरह ये इन्वेस्टिगेट करें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसे ये प्रोपेगेंडा किया गया वगैरह वगैरह। ठीक है जी। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म्स बनाने चाहिए। क्योंकि ये जो इशू है ये किसी एक कंट्री का इशू नहीं है, ये दो कंट्रीज का इशू नहीं है, ये तीन कंट्रीज का इशू नहीं है, ये ग्लोबल लेवल का एक इशू है। जब भी इसकी इंटेंसिटी, इसकी रीच ग्लोबल है,
तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी हमें कोऑपरेशन के साथ ग्लोबल लेवल पे ही अचीव करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, आप सबने I5 सुना है। व्हाट इज I5? या 5I? ये ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई भी इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म नहीं है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए भाई? अफगानिस्तान है, चाइना है, ईरान है, ये जो रीजनल कंट्रीज हैं इनके साथ मिल के एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए कि अगर कहीं पे भी इस तरह का कोई इशू आता है तो उसको मिल के हम डील करें। कहीं पे कोई साइबर अटैक हो गया, पहले से ही हम उसको डिटेक्ट कर पाए, हमारे पास इंटेलिजेंस हो कि इस तरह के अटैक को कैसे काउंटर करना है। अगर अटैक हो भी जाए तो फिर क्या करना है? पहले तो अटैक को रोकना है। रोकेंगे कैसे? जब हमारे पास इंटेलिजेंस होगी, जब हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, जब हम कोऑपरेट करेंगे। दूसरी बात, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के अगेंस्ट 15 सालों से प्रोपेगेंडा हो रहा है, डिटेक्ट नहीं हुआ। अभी जाके एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है 15 साल के बाद, उसमें भी पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। वो रिपोर्ट भी इंडिया यूरोप से पब्लिश होती है। फिर सिचुएशनल अवेयरनेस क्रिएट करें फॉर स्विफ्ट रेस्पॉन्स। ऐसा कोई पोस्टर आ गया है, ऐसी कोई प्रोपेगेंडा हो रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए आप फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करें। आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऐसे मैकेनिज्म्स बनाएं कि उस फेक न्यूज को जल्दी से जल्दी काउंटर किया जा सके, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UN है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इस तरह के मैकेनिज्म्स बनाएं कि अगर कोई भी कंट्री इन्वॉल्व है तो फिर उसके लिए कोई पनिशमेंट भी हो। अब इंडिया जो प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व था, इसके लिए कोई सैंक्शंस नहीं है। अगर उसने अब्यूज किया है यूनाइटेड नेशंस को, उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया है, यूरोपियन यूनियन के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया है, पाकिस्तान की इमेज को ग्लोबल लेवल पे टार्निश करने की कोशिश की है, कर ही दिया है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? कोई पनिशमेंट नहीं है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि आप पेपर में लिख सकते हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड सवाल पे। ये एक्चुअली पेपर है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक सवाल है, उसको देखते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जब हम इंडिया और US रिलेशंस को स्टडी कर रहे थे। तो ये IR के अंदर सवाल है, ये सवाल आप अटेम्प्ट करें। IR के पर्सपेक्टिव में अलग होता है, आपने करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में अप्लाई करना है। सिंपल करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व करना है। व्हाट बेनिफिट्स इंडिया माइट गेन बाय ज्वाइनिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। 3-4 बेनिफिट्स मैंने लिखे हुए थे, 2-3 आपने और ऐड करने हैं। Highlight possible impacts it might have upon the strategic stability in South Asia. दो पार्ट्स हैं जी। पहला पार्ट है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल? यस, वॉइस इशू आ गया था बिल्कुल। अब बताएं मुझे कि मेरी वॉइस क्लियर है। ओके जी, ओके ओके। फर्स्ट पार्ट, व्हाट बेनिफिट्स इंडिया माइट हैव gained by joining this MTCR.
10 मार्क्स इसके होंगे। रफली आपने 6 आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं कि कौन से फायदे होंगे। हाईलाइट पॉसिबल इम्पैक्ट इट माइट हैव अपॉन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, ये सेकंड पार्ट है। 10 मार्क्स इसके होंगे। 6 आर्ग्यूमेंट्स आपने कम से कम इसके बनाने हैं। टोटल आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे 12, 6 पहले आर्ग्यूमेंट पार्ट के, 6 सेकंड पार्ट के। ये आपके पास एक सवाल है। दूसरा सवाल जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में ही आपका सवाल आया है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड एंड सोशल मीडिया इज अ मीन्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी वॉरफेयर। जो टैक्टिक्स हैं मॉडर्न वॉरफेयर की, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है इंक्लूडेड। एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को कैसे प्रमोट करें। 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डिस्कस द कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट आपने बताना है। सेकंड, इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, फीचर्स बताने हैं आपने। और फिर आपने बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ये भी आपका सवाल जो है वो आईआर के अंदर आया है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ईरान न्यूक्लियर डील। अगर टाइम बचता है तो हम ह्यूमन राइट्स क्या हैं इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट का ये लेक्चर होगा और ईरान न्यूक्लियर डील हम पूरा पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशंस हैं। फिर थोड़ा सा हम ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर लेट्स कॉल इट अ डे। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे लेक्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमारे 2-3 टॉपिक्स और रहते हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक हम लेक्चर अरेंज करेंगे। अभी तो एग्जाम दूर हैं, तो कभी भी हम वो लेक्चर अरेंज कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, वो लेक्चर भी कंडक्ट करा लेंगे। सो एनी क्वेश्चंस? जी, ये सारे बर्निंग इश्यूज हम कर रहे हैं, चाहे ईरान न्यूक्लियर डील हो, चाहे अफगान पीस प्रोसेस हो, चाहे इंडो पैसिफिक हो, चाहे हाइब्रिड वॉरफेयर हो, चाहे कल का टॉपिक है कश्मीर इशू, इंडिया यूएस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कंटेम्परेरी सिनेरियो में। ये सारे बर्निंग इश्यूज हैं। स्टैटिक इश्यूज कौन से होते हैं, लाइक करप्शन, गवर्नेंस, पाकिस्तान के वाटर इश्यूज। इस तरह ये जो टॉपिक्स होते हैं ये स्टैटिक होते हैं। ओके जी, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज।